नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग कला व संस्कृति के अंतर्गत भारतीय वास्तुकला का दूसरे चैप्टर का दूसरा पार्ट चालू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने स्तंभों के निर्माण के बारे में समझा था। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, तो उसको वीडियो को पहले देख लें। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्तूप क्या थे और इनका निर्माण क्यों करवाया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी उत्पत्ति के बारे में। तो स्तूपों के निर्माण की परंपरा हमारे यहाँ बहुत पुरानी है। ये परंपरा हमें वैदिक काल से ही देखने को मिलती है। वैदिक काल में शवों के ऊपर समाधि के रूप में कुछ मिट्टी के ढेर के टीले बना दिए जाते थे, और इन्हीं टीलों के विकसित रूप को बाद में हम स्तूपों के रूप में जानते हैं, क्योंकि स्तूप का अर्थ ही होता है ढेर या फिर धुआ। तो वैसे तो स्तूपों के निर्माण की परंपरा हमारे यहाँ वैदिक काल से ही चालू हो गई थी, मगर इसके वास्तविक इतिहास को हम बुद्ध काल से ही जानते हैं। तो अब हम जानेंगे कि इन स्तूपों का निर्माण करवाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जब गौतम बुद्ध का 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उनका निधन हो गया था, जिसे हम बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। उसके बाद से गौतम बुद्ध से जुड़े अवशेष, जैसे उनकी अस्थियां, उनके दांत या उनके बाल, इस तरह के सभी अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए जगह जगह पर स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्तूपों का निर्माण करवाने का मुख्य उद्देश्य गौतम बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखना था। अब बात करते हैं इसकी बनावट के बारे में। तो एक स्तूप की बनावट अर्धवृत्ताकार की होती है, जो एक चबूतरे पर रखे उल्टे कटोरे की तरह दिखाई देती है। इस अर्धवृत्त को हम अंड कहते हैं। इसके ऊपर वाले भाग को हम हर्मिका कहते हैं, जहाँ पर बुद्ध या उनके किसी शिष्य के अवशेष रखे जाते थे। इसे किसी स्तूप का सबसे पवित्र भाग माना जाता है, और इसे देवताओं का निवास भी माना जाता है। इसी हर्मिका के ऊपर 3 छत्र बने हुए हैं, जो श्रद्धा, सम्मान और उदारता का प्रतीक है। और इसके चारों ओर घूमने के लिए एक प्रदक्षिणा पथ का भी निर्माण किया गया है। और यह पूरी संरचना एक वेदिका से घिरी होती है, जिस पर एक तोरण द्वार होता है, जिसे हम प्रवेश द्वार भी कहते हैं। हर स्तूप के अंदर एक छोटा सा कक्ष होता था, जिसमें बौद्ध बौद्ध संतों या फिर उनके भिक्षुओं के पार्थिव शरीर को रखा जाता था। और ये सभी स्तूप ज्यादा करके ईंट या पत्थर के बने होते थे। और आगे चलकर इन्हीं स्तूपों पर चित्रों के माध्यम से बौद्ध धर्म से जुड़ी बातों को दर्शाने का प्रयास किया गया। तो इस तरह से पूरे एक स्तूप का निर्माण होता है। तो जैसा कि हमने जाना था कि स्तूपों का निर्माण महात्मा बुद्ध व उनसे जुड़ी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। तो इसी आधार पर स्तूपों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है शारीरिक स्तूप। इनमें बुद्ध व उनके प्रमुख शिष्यों की अस्थियां व उनके विभिन्न अंग, जैसे दंत मतलब दांत, नख मतलब नाखून और केस मतलब बाल, इस तरह के अवशेषों को सुरक्षित रखा गया है। इसके बाद है परिभौगिक स्तूप। इसमें उन चीजों को रखा गया है जो महात्मा बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई थी, जैसे उनका भिक्षा पात्र, उनकी चरण पादुका व उनका आसन आदि। इसके बाद है उद्देशिका।
इनका निर्माण उन स्थानों पर किया गया था जो महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई थी, जैसे बौद्ध गया, जहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लुम्बिनी, जहां पर उनका जन्म हुआ था, सारनाथ, जहां पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, और कुशीनगर, जहां पर उनको परि महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इसके बाद सबसे आखिर में है संकल्पित या पूजार्थक स्तूप। तो इस तरह के स्तूपों का निर्माण सिर्फ पूजा के उद्देश्य से किया गया था। ये सभी स्तूप आकार में छोटे होते थे और इनका निर्माण बौद्ध तीर्थ स्थलों पर उनके श्रद्धालुओं के द्वारा किया जाता था, जैसे नेपाल में स्थित रुमनदेव स्तूप और उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ स्तूप हमारे इसी बात के उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे कुछ प्रमुख स्तूपों के बारे में। तो प्रारंभिक स्तूपों में सांची का स्तूप समूह सबसे प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश के सांची में विदिशा की पहाड़ियों पर, जिसे हम प्राचीन साहित्य में काकनाड़ या चैत्यगिरी के नाम से जानते हैं, इसी पर्वत पर हमें बहुत सारे स्तूपों के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें से 3 स्तूप सबसे प्रमुख हैं, जिन्हें हम स्तूप फर्स्ट, स्तूप सेकंड और स्तूप थर्ड के नाम से जानते हैं। इनकी खोज 1851 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। जहां स्तूप 1 का निर्माण मौर्यकालीन माना जाता है, तो वहीं स्तूप सेकंड और स्तूप थर्ड का निर्माण मौर्योत्तर काल में माना जाता है। तो इस प्रकार से इनका संबंध मौर्यकालीन और मौर्योत्तर काल से होने की वजह से इनके विकास क्रम में भी हमें अंतर देखने को मिलता है। जैसे जो मौर्यकालीन स्तूप थे उसमें वेस्टर्न यानी कि रेलिंग नहीं थी, जबकि मौर्योत्तर कालीन जो स्तूप हैं उनमें हमें वेस्टर्न देखने को मिलती है। मौर्यकालीन जो तोरण द्वार थे वो लकड़ी के बने होते थे, जबकि मौर्योत्तर काल में यही तोरण द्वार को पत्थर से बनाया गया है। इन्हीं स्तूपों से हमें एक पेटिका प्राप्त होती है, जिस पर हमें उन लोगों की सूची मिलती है जिनको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूसरे देशों में भेजा था, जिससे हमें पता चला था कि अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। इसके बाद दूसरा सबसे प्रमुख स्तूप है सारनाथ का स्तूप, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लगभग 13 किलोमीटर दूर पूर्वोत्तर में स्थित है, जिसका प्राचीन नाम ऋषिपत्तन था। इस जगह से हमें 3 स्तूपों का पता चलता है, जिसमें से सबसे पहला है चौखंडी स्तूप। इस स्तूप को उस जगह पर बनवाया गया है जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। इसके बाद दूसरा स्तूप है सारनाथ में स्तूप धर्मराज का स्तूप। इस स्तूप के आसपास हमें बहुत सारे छोटे छोटे पूजार्थक स्तूपों के साक्ष्य मिले हैं, जो अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, तो हमें केवल वहां से अब उनके अवशेष ही प्राप्त हुए हैं। इसके बाद सबसे आखिर में और सबसे प्रमुख है धमेक स्तूप। यह एक गुप्तकालीन स्तूप है जिसका निर्माण सारनाथ में किया गया था। इसका निर्माण 500 ईस्वी में उस जगह पर किया गया था जहां पर अशोक ने 249 ईसा पूर्व में एक स्तूप और बहुत सारे छोटे छोटे स्मारक बनवा रखे थे। उसी जगह पर इसी धमेक स्तूप को बनवाया गया था और मान्यता है कि हिरण्यवन में स्थित यह धमेक स्तूप उसी जगह पर है जहां पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। और इसी जगह से गौतम बुद्ध ने अपने अष्टांग मार्ग की अवधारणा को भी दिया था, जिस पे चलकर मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इस स्तूप को 6 बार बड़ा किया गया, मगर आज भी इसका ऊपर का हिस्सा अधूरा ही रह गया। इसके बाद है भरूच स्तूप, जो मध्य प्रदेश के सतना नगर के दक्षिण में स्थित है। कहा जाता है कि इसका निर्माण अशोक काल में हुआ था, जबकि इसका विकास जो है वो शुंग काल में हुआ था। इसके बारे में मान्यता है
कि पुष्यमित्र शुंग, जो कि ब्राह्मण संप्रदाय का था, उसने इस भरुत स्तूप को ध्वस्त करवाया था, और जबकि उसके बेटे अग्निमित्र ने वापस से इसको निर्माण करवाया था। इसके बाद है नागार्जुन कोंडा स्तूप, जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। इस स्तूप को गोल ईंटों से परस्पर कीचड़ के द्वारा जोड़कर बनाया गया था, और इसकी सबसे मुख्य विशेषता यह है कि इसमें 5 मुक्त स्तंभ बने हुए हैं, जो महात्मा बुद्ध के जीवन, उनके जन्म, उनके त्याग, उनके ज्ञान और उनके महापरिनिर्वाण को दर्शाते हैं। इसके बाद सबसे आखिर में है अमरावती का स्तूप। यह स्तूप भी आंध्र प्रदेश के अमरावती जिले में स्थित है। इस स्तूप की सबसे खास बात यह है कि इसमें जो नक्काशियां बनी हुई हैं, वो बुद्ध व उनकी जुड़ी शिक्षाओं के बारे में बताती हैं, जबकि इसकी वेदिका में संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इससे पहले किसी भी स्तूप में हमें संगमरमर का प्रयोग देखने को नहीं मिलता है, तो इसकी यह गुण भी इसको एक बहुत खास बनाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म से जुड़े चैत्य, विहार और उनसे जुड़ी कुछ गुफाओं के बारे में। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।